नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। मैं हूं राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। डोईवाला से खबर है, जहां डीजीपी अशोक कुमार का दौरा स्थगित किया गया है। एसडीआरएफ मुख्यालय जाने वाले थे डीजीपी अशोक कुमार, लेकिन आज डीजीपी जॉली ग्रांट में एसडीआरएफ मुख्यालय और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले थे। तो डीजीपी जॉली ग्रांट में एसडीआरएफ मुख्यालय और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले थे। डीजीपी अशोक कुमार का दौरा स्थगित हुआ है, यानी रद्द हो गया। वो यहां जाने वाले थे, निरीक्षण करने वाले थे, व्यवस्थाओं को देखने वाले थे। तो डीजीपी अशोक कुमार का दौरा स्थगित हुआ है। एसडीआरएफ मुख्यालय जाने वाले थे डीजीपी, और आज डीजीपी जॉली ग्रांट में एसडीआरएफ मुख्यालय और निर्माण कार्यों का निरीक्षण करने वाले थे, लेकिन अचानक उनका दौरा रद्द किया गया। जितेंद्र हमारे संवाददाता। जितेंद्र, क्या अपडेट है? आखिर क्या वजह रही कि वो वहां जाने वाले थे लेकिन रद्द कर दिया अपना दौरा? जी, कई विभागीय जो मीटिंग्स होती हैं वो अचानक से आती हैं। कोविड का समय है तो समय समय पे शासन से भी कई गाइडलाइंस जारी हो जाती हैं। अधिकारियों को एकाएक जो है शासन में वार्ता के लिए बुला लिया जाता है और सारी व्यवस्थाएं भी देखनी होती हैं। तो संभवतः यही एक वजह रही होगी कि वो कहीं शासन में किसी मीटिंग में बिजी रहे होंगे तो उन्हें अपना दौरा रद्द करना पड़ा। जी चलिए जितेंद्र, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया। तो एसडीआरएफ मुख्यालय जाने वाले थे, लेकिन निजी कारणों के चलते उन्होंने अपना दौरा रद्द कर दिया। तो एसडीआरएफ मुख्यालय जाने वाले थे डीजीपी अशोक कुमार, लेकिन किसी कारण से उन्होंने अपना दौरा रद्द किया। और इस वक्त देहरादून से बड़ी खबर है, जहां जेपी बमगई को मुख्य सूचना आयुक्त का प्रभार मिला है। उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी किया है। शत्रुघ्न सिंह के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। सूचना आयुक्त जेपी बमगई अस्थायी रूप से मुख्य सूचना आयुक्त का पद संभालेंगे। तो सूचना आयुक्त जेपी बमगई अस्थायी रूप से मुख्य सूचना आयुक्त का पदभार संभालेंगे, और जेपी बमगई को मुख्य सूचना आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उत्तराखंड शासन ने यह आदेश जारी किया है। तो शत्रुघ्न सिंह के इस्तीफे के बाद यह पद खाली था। और देहरादून से अगली खबर है, जहां मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने निर्देश दिए हैं कि मानसून से पहले भूस्खलन रोकने के कार्य किए जाए। मुख्य सचिव ने जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं और भूस्खलन रोकने के कार्यों में तेजी लाई जाए, यह भी कहा। कार्यों को गुणवत्ता के साथ करने के भी निर्देश दिए हैं, क्योंकि मानसून आने को है, उससे पहले जो तैयारियां होनी चाहिए उसका जिक्र किया गया, और कहा कि कहीं भी किसी तरह की लापरवाही ना हो, क्योंकि बरसात के दिनों में, मानसून के दिनों में जो भूस्खलन है वो काफी बड़ी चुनौती शासन प्रशासन के लिए बनता है। उससे पहले उसकी तैयारियां की जा रही हैं। टीमें अलर्ट रहें, कहीं पे यदि ऐसा हो सकता है तो वहां पे पहले से ज्यादा तैयारियां की जाए। तो भूस्खलन रोकने के कार्यों में तेजी लाई जाए, ये कहा, और कार्यों को गुणवत्ता के साथ करने के निर्देश दिए जाएं। जितेंद्र हमारे संवाददाता। जितेंद्र, क्या अपडेट? और मानसून से पहले प्रशासन तैयार पूरी तरह से? जी, बड़ी अच्छी बात है कि इस बार जो है उत्तराखंड शासन जो है उत्तराखंड की जो भौगोलिक परिस्थिति है उसके हिसाब से सतर्क है। और आप जानते ही हैं कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है कि हमें यहाँ समय समय पर थोड़ी सी बारिश से भी भूस्खलन और कई सारे बादल फटने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई रोडें बाधित हो जाती हैं, और पहाड़ी राज्य है तो भूस्खलन होना स्वाभाविक है, क्योंकि लैंडस्लाइडिंग की एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ रहती है। तो उसको देखते हुए इस बार शासन ने पहले से कुछ तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं, और मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने जो है सभी जिले के जिलाधिकारियों को ये कड़े निर्देश दे दिए हैं कि भूस्खलन को रोकने के लिए जो भी प्राथमिक काम हैं, जो बचे हुए काम हैं, ये जहाँ पे कोई आवश्यकता महसूस हो रही है तो उसको त्वरित गति से उसे पूरा कर दिया जाए। साथ ही उसकी गुणवत्ता का भी उसमें विशेष ध्यान दिया जाए। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में मानसून आने से पहले हम लोग काम शुरू कर लें और उसकी गुणवत्ता का ख्याल न रखा जाए। तो मानसून से पहले अगर सरकार इस तरह की तैयारी कर रही है तो ये काबिले तारीफ है, बशर्ते धरातल पर भी इस तरह के काम देखने को मिले और कार्यों को गुणवत्ता के साथ किया जाए। जी।
और जितेंद्र, चूंकि अब एक तो कोरोना काल था, उससे किसी तरीके से निपटा जा रहा है, अब ये माना जाए कि इससे काबू में करके अब दूसरी जो चुनौतियां हैं उनसे निपटने की तैयारी है। जी, आप मुख्यमंत्री के दौरों से भी साफ संदेश आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री भी पूरे प्रदेश में जब दौरे कर रहे हैं तो वो कोविड से रिलेटेड और ब्लैक फंगस से रिलेटेड जितने भी मामले हैं उनकी गहनता से जांच परख तो कर ही रही हैं, उनकी व्यवस्थाओं को जायजा तो ले ही रही हैं, लेकिन साथ साथ घोषणाएं भी बहुत कर रहे हैं। आगामी चुनावी वर्ष भी है, 1 साल का कार्यकाल अब सरकार के पास बचा हुआ है और कई घोषणाएं हैं, प्रगति कार्य जो भी हैं देश में, प्रदेश में जो विकास के कार्य होने हैं उनके लिए धनावंटन है, ये सब चीजों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। और आए दिन मुख्यमंत्री करोड़ों की जो लागत से जो कुछ विकास कार्य होने हैं उनके लिए भी वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, जो शासन से पैसा स्वीकृत होना है उसको दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। और ये है कि विकास भी अपनी जगह है, बीमारी अपनी जगह है, बीमारी के साथ साथ हमको लड़ना है, प्रदेश को भी विकास करने में आगे बिल्कुल, यानी अब दूसरी चुनौतियों से लड़ने की भी जितेंद्र तैयारी की जा रही है। आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे अपडेट आपसे लेंगे। अगली खबर का रुख करते हैं, देहरादून से खबर है जहां ईएसआई कर्मचारियों के परिजनों को राहत मिलेगी। कोविड से मृत्यु होने पर पेंशन की सुविधा दी जाएगी। श्रम मंत्री ने करीब 7 लाख लाभार्थियों और उनके परिजनों को यह बड़ी राहत दी है, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने कोविड के चलते, कोरोना के चलते अपनी जान गंवाई, लेकिन अब थोड़ी सी उनके जख्मों पे जो परिजन हैं उन पे मरहम लगाने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। जितेंद्र ज्यादा जानकारी देंगे। जितेंद्र, कोविड से मृत्यु होने पर पेंशन की सुविधा? जी, काफी अच्छी खबर ये है और खास तौर पे उन श्रमिकों के लिए और उन कामगारों के लिए जो प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। अधिकतर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिसमें ईएसआई का जो पैसा है वो उसमें कुछ कर्मचारी का कटता है और कुछ अनुदान उसमें सरकार देती है। इसके लिए विभिन्न जगहों पर विभिन्न व्यवस्थाएं भी सरकार करती है, चाहे उनके इलाज की व्यवस्थाएं हों, चाहे उनके किसी भी तरीके की कोई समस्याएं हैं उनके निदान की व्यवस्थाएं हों। अब उसमें एक कड़ी और जोड़ दी गई है कि अगर कोविड के दौरान किसी ईएसआई कर्मी जिसका ईएसआई कटता होगा और वो रजिस्टर्ड होगा उत्तराखंड सरकार की लिस्ट में, और लगभग 8 लाख ऐसे ईएसआई लाभार्थी हैं जिनकी संख्या प्रदेश में है, तो बड़ी राहत की बात है कि उनमें से अगर कोई किसी के परिजन हताहत हुए हैं तो उनको पेंशन की सुविधा मिलेगी और आगे भी अगर कोई ऐसी दुर्घटना या घटना उनके साथ हो जाती है तो पेंशन के हकदार होंगे। तो ये बड़ी अच्छी पहल उत्तराखंड शासन की है कि कम से कम ईएसआई अगर आदमी अपना कटवाता है और उसमें कुछ अनुदान शासन सरकार देती है तो उसका लाभ जो अभी तक खाली एक बीमारी के तौर पे मिलता था, इलाज के तौर पे मिलता था, वो अब एक पेंशन के रूप में भी मिलेगा। तो ये काफी अच्छी खबर। चलिए, बहुत शुक्रिया जितेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला चिकित्सालय में जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान चलाकर लोगों को तंबाकू से होने वाले खतरों में जागरूक कराया गया। इस दौरान लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया। राजकीय महाविद्यालय कमांद में वर्चुअल इवेंट का आयोजन कर छात्र छात्राओं को तंबाकू निषेध की शपथ भी दिलाई गई। हर वर्ष 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कोरोना के भी इससे फैलने के चांस होते हैं। जो लोग तंबाकू खा के यहाँ वहाँ थूकते हैं उस पर सरकार ने फाइन भी लगाया है, उस दिशा में हम लोग कार्य भी कर रहे हैं। दूसरा, सिगरेट पीने से जो हमारा तंत्र होता है, श्वसन तंत्र, वो कमज़ोर हो जाता है और कोरोना की बीमारी को लगती जल्दी है। दूसरा, और किसी को कोरोना पॉजिटिव कोई हो भी जाता है तो उसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस और उसके भर्ती होने के और उसकी मृत्यु तक होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो मेरा सभी से आज के दिन अनुरोध है कि इस बुरी आदत को छोड़ें। निकोटीन जो है, बाकी इसके दुष्प्रभाव सभी को लगभग पता होते हैं। कैंसर इस पर सबसे मुख्य होता है, लंग कैंसर वगैरह, सांस की तकलीफें, लगातार खांसी बने रहना, ब्रोंकाइटिस, इस कई तरह की तकलीफें होती हैं। घर में भी जो बच्चों के हैं उनको सेकेंड हैंड स्मोकिंग की दिक्कत, सेकेंड हैंड स्मोक की दिक्कत होती है, बच्चों का भी दुष्प्रभाव होते हैं। तो मेरा आज के दिन सभी से आग्रह है, सभी लोगों से अनुरोध है कि आज के दिन तंबाकू को छोड़ने की शपथ लें। तो कोरोना महामारी को खत्म करने के लिए जहां एक तरफ वैक्सीनेशन व दवाएं लेकर युद्ध स्तर पे कार्य हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ कोरोना महामारी से बचाव के लिए बाबा केदार के दरबार में दुआएं भी मांगी जा रही। केदारनाथ में मौजूद तीर्थ पुरोहित नियमित रूप से रुद्र अभिषेक कर बाबा केदार से कोरोना महामारी को खत्म करने की प्रार्थना कर रहे हैं। वर्तमान में जो पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैली है, इसके कारण केदारनाथ धाम की यात्रा बंद है
और हम लोगों द्वारा जो यहाँ के केदारनाथ के तीर्थ पुरोहित हैं, भगवान केदारनाथ जी का नियमित पूजन अर्चन किया जा रहा है। कोरोना महामारी के निवारण के निमित्त हम लोग यहाँ पर डेली भगवान का रुद्राभिषेक करते हैं और इसका फल दिख भी रहा है कि कोरोना महामारी का धीरे धीरे प्रभाव कम हो रहा है। मैं भगवान केदारनाथ जी से यही प्रार्थना करूँगा, हे भगवान, जो ये महामारी है इसका जल्द से जल्द विनाश हो और जो जनजीवन है पहले की तरह सामान्य हो। आपके सभी भक्त आपके दर्शन के लिए पहुँचे। जय बाबा केदार। रुड़की में लॉकडाउन में खाद डीलरों की मनमानी किसानों पर भारी पड़ रही है। खाद डीलरों के ओवर रेट यूरिया बेचने पर कस्बा लंढोर में किसानों का गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। गुस्साए किसानों ने दुकानदारों का घेराव कर जमकर हंगामा किया। यूरिया के दाम बढ़ने पर किसानों का गुस्सा फूट पड़ा और यहां दुकानदारों के खिलाफ विरोध किया गया, अपना गुस्सा जाहिर किया गया। और चमोली जिले में कार्यरत कंपनी रेल विकास निगम लिमिटेड की तरफ से 5 बेड का आईसीयू और 500 एलपीएम क्षमता का ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाया जाएगा। डीएम स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट लगने से सीमांत जनपद को स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसमें सिमली में अभी हम यहाँ रहे, फिलहाल कई कोविड पेशेंट भी भर्ती हो रहे हैं और इसको लेकर आज आरबीएनएल के साथ में एक बैठक भी की गई, जिसमें ये डिसाइड किया गया कि उनके द्वारा अगले कुछ ही दिनों में आईसीयू बेड लगा दिया जाएगा और लगभग 1.5 महीने के समय के अंदर ऑक्सीजन प्लांट भी 500 एलपीएम का वहाँ पे स्टैब्लिश कर दिया जाएगा और इससे वहाँ पे जो कोविड ट्रीटमेंट में काफ़ी अच्छा फायदा होगा। टिहरी में हंस फाउंडेशन ने आशा कार्यकर्तियों, नगरपालिका कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को मेडिकल किट दी है और सभी को कोरोना संक्रमण से बचाव की सामग्री बांटी गई। करीब 70 आशाओं और 30 पालिका कर्मियों को मेडिकल किट दी गई। तो हंस फाउंडेशन की यह सराहनीय पहल, जहां लोगों की मदद की गई, उन्हें किट दी गई ताकि वो अपनी सुरक्षा कर पाए, क्योंकि इस कोरोना काल में उनका योगदान काफी अहम था। तो हंस फाउंडेशन ने यह सराहनीय पहल की है। और रुड़की में वाहन चोर गिरोह के 2 सदस्यों को चोरी की 8 मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने सभी के खिलाफ संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि इनके पास से चोरी की कई मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। सर्कल क्षेत्र में जो वाहन चोरी का कुछ बढ़ोतरी हुआ था, उसका रोकथाम में तो हमने जो है टीम गठित की है। आज उस टीम का जो कोतवाली रुड़की का टीम को बहुत अच्छा सफलता मिली है। इसमें जो है हमने ये अंतर्राज्यीय वाहन गिरोह का 2 सदस्य जो हमने गिरफ्तार किया है, एक नौशाद और एक इस्लाम। इनसे कुल 8 जो 2 व्हीलर हमने बरामद किया है। इसमें एक कोतवाली रुड़की का है, 3 जो है थाना शामपुर का है और एक देहरादून और एक नजवाबाद का है। बाकी 3 वाहन को छीनने की कार्रवाई प्रचलित है। इन दोनों के ऊपर बहुत सारे मुकदमा है। हमने क्राइम प्रेस नोट में जो उसका डिटेल दिया है। इनका विरुद्ध जो है गैंगस्टर का कार्रवाई भी कर रहे हैं और इस टीम को जो है 2,500 रुपये के इनाम घोषित। 2 ही लोग हैं, 2 लोग उनकी कर रहे हैं। ये तो लगातार कर रहे हैं। इनका तो मुकदमा जो है 14 से मुकदमा है। अभी 5 मई को 11 कोतवाली रुड़की से जो चोरी हुआ है, उस आधार से जो है हमने जो है कार्रवाई कर रहे थे। तो इसका जो है कल जो है मैं समझ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।